आज मैं जिस टॉपिक पे बोल रहा हूँ ये मेरे हृदय के बड़ा निकट है और बड़ा आम तौर पे आध्यात्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये टॉपिक समझ में आ जाए तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे से जीवन में कई बार एनलाइटेंड बीइंग के साथ रहने का मौका मिला, उनके दर्शन का मौका मिला और उनसे सीखने का मौका मिला। उन्होंने अपने सत्संग में ये कहानी सुनाई 2009 में, लगभग 10 साल पहले। एक आदमी जंगल में खो जाता है, बहुत गर्मी है, रास्ता भटक गया है, भूख और प्यास से बुरा हाल है। आखिरी में एक पेड़ के नीचे थक हार के बैठ जाता है। बड़ी प्यास लगी है, सोचता है गिलास पानी आ जाए तो प्यास बुझ जाए। उसी समय पानी आ जाता है, पानी पीता है, गला ठंडा होता है तो फिर भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है, खाना प्रकट हो जाता है। पानी पी लिया, खाना खा लिया, स्वाभाविक है, थका हुआ है, नींद आई, बिस्तर की इच्छा हुई, बेड प्रकट हो गया, सो गया। गहरी नींद थी, थका हुआ ज़्यादा था, नींद खुली तो रात हो गई। विचार आया कि अगर जंगल में शेर आ जाए, मैं तो ये क्या हो गया, शेर आ जाए तो मुझे खा जाएगा। उसी समय शेर आया और उसको खा गया। उन्होंने बताया कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष है, उसके अंदर जो भी आप सोचते हो वो प्रकट हो जाता है। उन्होंने आगे बताया कि आप सब कल्प वृक्ष हो, सिर्फ आपको पता नहीं है। उस समय कहानी अच्छी भी लगी, समझ भी आई, लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आई कि अगर ये कल्प वृक्ष है तो ये सबके जीवन में प्रकट क्यों नहीं होता। सारी सास बहुएं जिंदगी भर एक दूसरे से पीछा छुड़ाती रहीं, देवरानी जेठानी पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करती रहीं और दोनों सालों साल जिंदा रहे। परमहंस जी के शब्द हैं, गलत नहीं हो सकते, लेकिन वास्तविक जीवन इससे अलग दिखता है। अब 10-11 सालों के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मानव चेतना जिस भी स्तर पर होती है उस स्तर से ही वो अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकती है। उसका कल्प वृक्ष पूरी तरह प्रकट हो सकता है या 0% प्रकट हो सकता है, जैसे जानवरों के साथ होता है। इन दोनों के बीच में मानव की चेतना है। अधिकांश लोगों की चेतना 10-12% तक मैनिफेस्टेशन करती है। उनके जो भी वो विचार होते हैं उसके 10-12% मैनिफेस्ट होते हैं, बाकी मैनिफेस्ट नहीं हो पाते। ये जो 10-12% ये मैनिफेस्ट भी होते हैं क्योंकि उनका कंट्रोल और चीज़ों पर उन्होंने कंट्रोल छोड़ा हुआ है, अपनी चेतना को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं अभी। ये जो मैनिफेस्टेशन होता है ये भी समय में देर से होता है। जब होता है तब वो जान नहीं पाते कि ये उनका अपना ही क्रिएशन था और इस साइकिल में उलझे रहते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, मान लीजिए हम डर में हैं, गुस्से में हैं, जलन में हैं, तब मनुष्य की चेतना लोअर फ्रीक्वेंसी में होती है। जब धन्यवाद, प्यार, प्रेम, ग्रेटिट्यूड, अनकंडीशनल लव, जब ये फीलिंग आती है तब मनुष्य की चेतना हायर फ्रीक्वेंसी में होती है। लोअर फ्रीक्वेंसी में किए गए क्रिएशन थोड़ी देर से मैनिफेस्ट होते हैं या मैनिफेस्ट नहीं होते, क्योंकि जो उसमें इंटेंशन है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी में किए गए संकल्प ईजिली और इमीडिएटली मैनिफेस्ट होते हैं। अगर प्रेम से किए हुए मैनिफेस्टेशन होते तो अगला प्रश्न है कि अगर एक माँ जिसका बेटा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और वो उसको जीवन चाहती है और वो ये क्रिएट भी करती है कि मेरी उम्र इसको लग जाए लेकिन ये बच जाए, तो क्या ये क्रिएशन होगा? मृत्यु निश्चित है। कैसे वो मृत्यु करेगी, ये मृत्यु भी वो डिसाइड करके जीवन बनाती है। इस डिवाइन प्लान को बदला जा सकता है, लेकिन साधारणतः डिवाइन प्लान चेंज नहीं होता है, साधारणता नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए मदर का प्रेम होने के बावजूद भी वो किसी अपने मरते हुए बच्चे को या पति को
आसानी से इस प्लान को चेंज नहीं कर सकती, यद्यपि ये संभव है। इस बारे में मुझे परमहंस योगानंद जी की एक कहानी बड़ी अपील करती है। अपनी साधना के शुरू के दिनों में एक हिरण का बच्चा उनके आश्रम में था, उसको बड़ा प्यार करते थे। एक बार आश्रम के किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो आश्रम में और बच्चे थे, बच्चों को फ्री में आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। उन बच्चों ने हिरण को शायद प्यार में कुछ ज़्यादा खिला दिया या क्या खिला दिया पता नहीं। जब वो लौट कर आए तो वो हिरण का बच्चा बीमार हो गया, काफ़ी बीमार था, लग रहा था कि लगभग मरना सन अवस्था में है। परमहंस योगानंद जी दिल के बड़े थोड़े मुलायम थे। ज़्यादातर वो कहते हैं कि ईश्वर मेरे पर बड़ा दयालु रहा। जब भी मेरे किसी प्रियजन की मौत होती थी, चाहे मेरे पिता की हो या मेरे गुरु की, डिवाइन एनर्जी जानती थी कि मैं कमज़ोर हृदय का हूँ, तो मुझे उस घटना से दूर कर देती थी। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने मेंशन है। खैर, तो जब हिरण का बच्चा तड़फ रहा था और बीमार था तो ये फौरन ध्यान में बैठ गया और ईश्वर से प्रार्थना की कि इस बच्चे को, हिरण को बच जाने दो। हिरण की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, उसकी अवस्था देख के ये सो गए। स्वप्न में उनको हिरण मनुष्य रूप में उसकी आवाज़ सुनाई दी और हिरण दिखाई दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं हायर प्लेन में जा रहा हूँ मनुष्य छोड़ के, और आप मुझे ईश्वर से कह के रुकवा रहे हो। आप मेरी आध्यात्मिक यात्रा को कृपया मत रोको। उस क्षण उनको यह आभास हुआ कि डिवाइन प्लान में इंटरवीन करना उपयुक्त नहीं है। आपका कोई भी प्रियजन हो, उसके बिछड़ने के समय अगर आप अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करना चाहते हो, ये बिना जाने कि इस डिवाइन सोल का क्या प्लान है, तो शायद ये उतना उपयुक्त आइडिया नहीं है, यद्यपि संभव ये भी है। और कभी कभी संत लोग उदाहरण देते हैं लेकिन ज़्यादा इंटरवीन वो भी नहीं करते। इसलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ सकते हैं तो आप हायर फ्रीक्वेंसी में आकर अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं वो सारे बदलाव कर सकते हैं। ये जो वृक्ष है या ईश्वरी चेतना है, ये एक तरह से यस मैन है। आप जो कहते हो ये कहती है यस, आप जो सोचते हो वो उसको कहती है यस। अगर इस हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, हमारे पास कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष यस मैन है और हम जो भी चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या ये हमें वरदान है या हमारे लिए एक बंधन है? ज़्यादातर मानव जाति के लिए एक बंधन हो गया है। ये बड़ा गहरा प्रश्न है जिस पे हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है। इस कल्प वृक्ष में डाला हुआ संकल्प पूरा होगा, लेकिन संकल्प फ्रीक्वेंसी लो है इसलिए देर से पूरा होगा। जो आपने संकल्प बनाया है उसके लिए आपको दोबारा पृथ्वी पे आना पड़ेगा। एक जीवन में अनेक संकल्प बना रहे हैं। इस साइकिल को स्टॉप कौन करेगा? ये जो वरदान है ये अब बंधन है। इस बंधन के लिए ही ये क्षमताएं मनुष्य को सीमित मात्रा में दी गई हैं। उसको कंप्लीट फ्री विल है, लेकिन उसको क्रिएशन की क्षमता उतनी हद तक रिलीज कर दी जा रही है जिस हद तक उसकी चेतना विकसित है और जिस हद तक वो हायर फ्रीक्वेंसी में रहता है। हम जिस स्वर्णिम युग में जा रहे हैं, जिसको 5D कॉन्शियसनेस बोला जाता है, उस स्वर्णिम युग में फुल पावर हमारे क्रिएशन की हमें दी जाएंगी। उस युग का लक्षण ही यही है। उस युग में टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स कि आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा और इमीडिएट मैनिफेस्ट होगा। तो ये मानव जाति का अब से लेकर जब तक हम उस कॉन्शियसनेस में नहीं जाते हैं, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है कि हम अपनी क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करें। हम अपने विचारों, अपनी इच्छाओं को कैसे नए युग के लिए तैयार करें। अगर आप इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के अपने कल्प वृक्ष को सिर्फ एक इंटेंशन दें कि मेरी चेतना हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड से ग्रो करे, मेरी चेतना हाईएस्ट पॉसिबल, जिस भी चेतना के मैं उस स्तर पे हूँ, इसमें जो भी पोटेंशियल है, हाईएस्ट पोटेंशियल है, उससे वो एक्सपेंड करे, तो बहुत जल्दी
आप अपनी चेतना को उस लेवल पे ला सकते हैं जिस लेवल पे आप अपने मैनिफेस्टेशन को अपने हाथ में ले सकते हैं। इस पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको नापा जा सकता है। ये सालों से, जब से ये इसका रिकॉर्ड नापा जाना शुरू किया है, 7.83 थी पर 7.83 हर्ट्ज, सालों तक ये उसी फ्रीक्वेंसीज में रही। पिछले कई सालों से ये फील्ड बहुत तेज़ी से ये बढ़ रही है। शायद 82 है या 35 है, समय मुझे एग्जैक्टली रीडिंग नहीं पता, आप लोग रिसर्च कर सकते हो। अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हमारे मैनिफेस्टेशन होने की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हमारी ताकत बढ़ेगी तो हमें अपने ऊपर ये कंट्रोल लाना पड़ेगा कि हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं। क्या हमारे मैनिफेस्टेशन सिर्फ अपनी सास और जेठानी से छुटकारा पाने के लिए हैं, अपने बिजनेस को जो कंपटीशन है उसको ठीक घटाने के लिए हैं, या हमारे मैनिफेस्टेशन मानव जाति को उठाने के लिए हैं, अपनी चेतना को उठाने के लिए हैं। निसर्गदत्त महाराज जी ने लिखा, आपने अपनी जितनी ऊर्जा आपने ये बंधन बनाने में लगाई है, उससे थोड़ी ऊर्जा ये बंधन खत्म करने में भी लगाई है। और ये तो वैसे भी बहुत बड़ा आसान काम है, क्योंकि अगर आप एक बार सत्य को जान जाते हैं तो झूठ अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। हमने जितनी एनर्जी अपने क्रिएशन में अब तक के लिए लगाई है, अब उस क्रिएशन में से मुक्ति पाने का समय है, नेक्स्ट डायमेंशन में जाने का समय है, अपने घावों को भरने का समय है। वो घाव जिसमें आपने जाने में अनजाने में नकारात्मक क्रिएशन अपनी उस समय की परिस्थिति के हिसाब से किए, तो उन सबसे छुटकारा पाने का समय है। मानव जाति चेतना के नेक्स्ट स्तर पर जाने को तैयार है। हमको ये पावर दी जाने वाली है जिसमें हमारा सारा मैनिफेस्टेशन संभव हो। और अर्थ की फ्रीक्वेंसीज इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि हमारे मैनिफेस्टेशन, अनेक लोग सिंक्रोनिसिटी का अनुभव कर रहे हैं। आप लोग भी, जिसमें जो लोग इसको इस समय सुन रहे हैं, अगर आपको ये अनुभव है कि आपने कुछ सोचा और वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, आप इसको कमेंट में लिखें, ताकि बाकी लोग जो सिंक्रोनिसिटी को अभी अनुभव नहीं कर रहे, वो उनके अंदर ये विचार पड़े कि हाँ ये पॉसिबल है। अगर ये सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो हमारे सामने बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें प्रोजेक्टेड प्रोफेसी से बचना है। मान लीजिए कुछ लोग इस्लामोफोबिया से पीड़ित हैं और वो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि एक दिन इस्लाम धरती पे सबसे बड़ा रीजन बन जाएगा। ये इस्लामोफोबिया, ये प्रोजेक्टेड प्रोफेसी क्रिएशन है। उन्हें बहुत सावधान रहना है, बहुत बहुत सावधान रहना है इस समय में, जिस समय में पृथ्वी की मैग्नेटिक जो एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें बहुत जल्दी हम उस स्तर पे पहुंचने वाले हैं। प्रोजेक्टेड प्रोफेसी पॉजिटिव। क्या हमें एक्शन नहीं लेना? जो भी संभव है, ब्रह्मांड इंटेलिजेंट है, ब्रह्मांड परफेक्ट है। वो सारी घटनाओं को आपकी इंसानियत बुद्धि से कहीं ज़्यादा तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। जब भी आप इस तरह की प्रोजेक्टेड प्रोफेसी करते हैं, आप ना चाहते हुए भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को हर समय कहते रहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, उस बच्चे की बेवकूफ़ी के बाद उसके खराब भविष्य के लिए वो जिम्मेदार है। उन्हें बहुत सावधानी से सोचना है, बहुत बहुत सावधानी से, इस समय में ज़्यादा सावधानी से सोचना है, क्योंकि ये समय तेज़ी से बदल रहा है। स्वर्णिम युग की बात चली तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, नया है। क्योंकि ये नया है और शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग, कुछ लोग महसूस करते हैं, रेजोनेंस फील करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भैया कैसी बातें हैं, ये एक अच्छा विचार है लेकिन होगा नहीं, हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं।
अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है। हर घटना पहली बार होती है। श्री राम का जन्म पहली बार हुआ, श्री कृष्ण का जन्म पहली बार हुआ। उस समय कंस का राज था और श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नए युग की शुरुआत हुई। हर बार ब्रह्मांड कलेक्टिव चेतना के हिसाब से नई परिस्थितियां बनाता है। अगर शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं भी है, मान लो मैंने सारे शास्त्र पढ़े नहीं, शायद हो भी, मुझे नहीं पता, अगर नहीं भी है तो भी ये संभव है, क्योंकि कलेक्टिव चेतना हर बार नया संभव करती है। मुझे कुछ लोगों ने बहुत क्लियरली कहा कि हम आपको लिख कर दे रहे हैं और अपने सबूत के साथ कि जब ये घटना ना हो तब आप हमारे पास आइएगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी आपको पहले ही बता दिया था कि जो ये विचार है ये गलत है। उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मनुष्य की फ्री विल पहला लॉ है। अगर किसी की भी फ्री विल इस सिद्धांत को कहती है कि ये नहीं संभव है, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, लोअर फ्रीक्वेंसी में बैठा है, उसके लिए ये संभव नहीं है। सब लोग जाएंगे, वो सब जाएंगे जो जाने का विरोध अपनी फ्री विल से नहीं कर रहे। दोनों का ठीक है। अगर उनको ये साबित करने का इतना शौक है कि मेरी बात सही है, तो वो साबित करने के लिए पृथ्वी पे कुछ लोगों के साथ रह जाएंगे और कहेंगे देखो मेरे पास तो ये रिकॉर्ड है, मैंने तो पहले कह दिया था। लेकिन किसको साबित करेंगे? ज़्यादातर तो उनके साथी जिनको वो साबित करना चाहते थे वो तो जा चुके होंगे। कि सब जाएंगे अगर आप अपने आपको साबित करने की कि मेरा ही विचार सही है, ये इच्छा ना हो। तो ये विचार अगर आपके काम का है तो आप भी इस विचार से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि आप इस विचार में किस स्तर तक आप रेजोनेट करते हैं। कल की अवतार जी के आने तक का इंतजार करना है, या जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी वंस इन ए लाइफ टाइम और वंस इन ए लाइफ टाइम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये अपॉर्चुनिटी को उपयोग करना है या ये अवसर को जाने देना है, ये आपके ऊपर है। अगर हमारे सारे क्रिएशन, हमारी सारी रियलिटी हमारा अपना क्रिएशन है, तो फिर इतना दुख क्यों? लोग दुख तो कोई क्रिएट नहीं करना चाहता होगा, ये इसलिए है। और जब वो सुख या अपने लिए अच्छाई क्रिएट करना चाहते हैं, उसका क्रिएशन क्यों नहीं होता? इसके पीछे कारण है हमारे क्रिएशन को हृदय की एनर्जी से उसको ताकत मिलती है। अगर उसमें हृदय चक्र कभी कभी ब्लॉकेज होते हैं, विकसित नहीं होता, इसलिए क्रिएशन जो अच्छा क्रिएट करते हैं, सुख का क्रिएट करते हैं, उसमें वो पावर नहीं आ पाती। लेकिन जब दुख का क्रिएशन करते हैं, जब डरे हुए होते हैं, डर की पावर बढ़ी जाता है। जब हम अच्छा क्रिएट करते हैं तो एक होता है कि हे भगवान ऐसा हो जाए तो अच्छा है। जब डरे हुए होते हैं तो इतनी पावर होती है कि वो डर ही दिखता है। इसकी वजह से डर के क्रिएशन अधिकांशतः मैनिफेस्ट हो जाते हैं दुर्भाग्य से, और प्रेम और सुख के मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि हृदय की पावर उसमें नहीं होती है। दुख की बात है कि जिन भी लेडीज़ के साथ दुर्व्यवहार या रेप होता है, वो अपनी बच्चियों को उस मानसिक यंत्रणा से बचाना चाहती हैं, वो डर जाती हैं। स्टैटिस्टिकली उन सारी औरतों के साथ या अधिकांश उन औरतों के साथ उनकी बच्चियों के साथ ऐसा काम होता है जो उनके साथ हुआ था, जो वो उनको बचाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि डर की एनर्जी इस प्रोसेस को बढ़ाती है। इस विषय में बड़ा सावधान होना है, अपने विचारों को समझना है। एक और प्रश्न बहुत बार आता है कि ये प्रोसेस कैसे होगा और कब शुरू होगा। ये कलेक्टिव चेतना का प्रभाव है। हम सब के कल्प वृक्ष का सामूहिक रिजल्ट है। कलेक्टिव चेतना नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। ये टीम इवेंट है।
इसीलिए इसका आउटकम कैसे होगा ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। सिर्फ ये चीज़ कही जा सकती है गारंटी के साथ कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ये प्रोसेस अनस्टॉपेबल है। लेकिन टाइम कितना लगेगा, क्या ये प्रोसेस स्मूथ होगा कि बहुत ड्रास्टिक होगा, खतरनाक होगा, जिसमें बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं, उनके लिए कोई खतरनाक कदम उठाने पड़ेंगे, ये सब मानव की चेतना के सामूहिक रिजल्ट पर निर्भर करता है। मेरी गुरुजी का प्लान है सब एक साथ सॉफ्ट एलिगेंट। तो मैं उनके प्लान में उनकी टीम का हिस्सा हूँ। जो अगर इसको क्रिकेट की भाषा में, मैच की तैयारी शुरू हो चुकी है, इवेंट होने वाला है। इस इवेंट में सबके रोल हैं। कुछ लोग क्रिकेट मैच खेलेंगे, कुछ स्टेडियम में बैठकर देखेंगे, कुछ अपने घर में टीवी पर देखेंगे, कुछ रेडियो की कमेंट्री सुनेंगे, कुछ अपने काम में बिजी रहेंगे, बीच बीच में खबर लेते रहेंगे क्या चल रहा है, कुछ सोते रहेंगे, इस इवेंट को पास कर जाएंगे। वो भी चेतना के उस स्तर पे पहुंचेंगे। अगर उनकी फ्री विल सो भी रहे हैं, कंप्लीट सो रहे हैं, तो भी कुछ लोगों को उठा के चेतना के नेक्स्ट स्तर पर ले जाया जा सकता है, अनलेस कि उनकी फ्री विल इतनी के सो रहे हैं कि उनकी फ्री विल इसका विरोध कर रही है, उनको भी उठा के लिया जा सकता है। मैंने अपने कल्पवृक्ष के नीचे पूरे मैं तैयार हूँ। मैं ये मैच अपने गुरुजी की गाइडेंस में, उनकी कैप्टेंसी में पूरी एनर्जी के साथ खेलूँगा। मेरा रोल मुझे पता नहीं। टॉस जीतने के बाद मुझे पहले हमारी टीम बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, मैं पहला ओवर फेंकूंगा या बिल्कुल खाली फील्डिंग करूंगा, या बाहर से मुझे सिर्फ अपने टीम खिलाड़ियों को पानी लाना है, ये मुझे नहीं पता। अपने कल्पवृक्ष में अगर हम इस थर्ड डायमेंशन से, जो समय, टाइम और स्पेस के बीच में बंधी हुई है, से फिफ्थ डायमेंशन के बीच का एक पुल का निर्माण कर सकें, जिस पुल से जाकर पूरी मानव जाति उस पार आसानी से जा सके, तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है उन सभी लोगों के लिए भी जो आध्यात्मिक साधना नहीं करते या इस विषय के बारे में अभी जागरूक नहीं है। डर से हटकर अपने कल्पवृक्ष पर हम एक जो भी मैक्सिमम आप अच्छा सोच सकते हो इस प्रोसेस के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, हम अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या देना चाहते हैं, कुछ स्वयं खुद भी, हम भी तो वहीं होंगे। मैं इस स्वर्णिम अवसर का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। पिछले समय में मानव चेतना के स्तर पर कई अच्छी फिल्में बनी है। ऐसी एक फिल्म है मैट्रिक्स। मैंने मैट्रिक्स देखी थी, एक्शन फिल्म की तरह देख ली, समझ में आई नहीं। फिर कई बार और देखी, लोगों ने कहा बड़ी स्पिरिचुअल फिल्म है, तब भी समझ में नहीं आई। इस फिल्म की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इस फिल्म के एक एक सीन को एक्सप्लेन किया गया है। अगर उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद फिल्म को देखें तो आपको ये फिल्म समझ आ सकती है कि आपका जीवन किस तरह कल्पवृक्ष है। इसको मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में जो कुछ आप सोचते हो वो क्रिएट हो जाती है। आप इस फिल्म के डायरेक्टर हो और आप ही इस फिल्म के मेन कैरेक्टर हो। बस समस्या ये है कि आप खुद ही जो रोल लिख रहे हो वो रोल खुद कर रहे हो। अब आपने दुख का रोल लिखा है, ड्रामनी पिक्चर बनाई है, कॉमेडी पिक्चर बनाई है, मोटिवेशनल पिक्चर बनाई है, सब आपके ऊपर। मैट्रिक्स को समझना है। मैं मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी डालने की कोशिश करता हूँ। अगर ये सीन से आप समझ सकें कि आप अपने जीवन को किस तरह बदल सकते हैं।
not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. The Oracle will see you now. मेरे भाई ने प्रश्न पूछा कि मेरी नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूं? मैं कहा भाई नौकरी क्यों चली गई? मैं तो बड़ा साधारण क्वेश्चन था। तो उसने कहा ये बड़ी गलती हो गई, मैंने एक हमारे यहाँ काम वाली थी उससे मैंने संबंध बना लिए, उस शादी मेरी नहीं हुई थी, उसकी वजह से नौकरी चली। ये भी कल्पवृक्ष में कल्पवृक्ष कहता है यस। अगर आप इसको यस मानते हो तो कल्पवृक्ष यस कहता है। सभी तरह के मिसकॉन्सेप्शन पाप पुण्य से ऊपर उठ के अपनी चेतना को बढ़ाकर अपने भविष्य को स्वयं निर्माण करने की क्षमता ईश्वर ने आपको दी है। अपने कल्पवृक्ष को पूर्ण विकसित करें। मैं अपने कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के पूरी मानव जाति को एक साथ बिना किसी परेशानी के नए युग में देखना चाहता हूँ। हर एक जितना दूर तक बीज पहुँच जाए। जब सन फ्लैश रिलीज़ हो और बदलाव दिखने शुरू हो जाए तो जो नहीं भी जानता वो भी सोचेगा हाँ एक बार सुना था तो उस बदलाव का हिस्सा बने, बदलाव का विरोध करने की वजह से। मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस युग परिवर्तन में साथ चल रहे हैं। सिर्फ भारत में इसके बारे में थोड़ा कम अभी अवेयरनेस है। शत्रुपा जी कैलकाटा की हैं, वो चैनल से मैसेज देती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी इस ब्रह्मांड में आपके जीवन में जो कुछ होता है वो सिर्फ आपका अपना क्रिएशन है, सिर्फ आपको पता नहीं, क्योंकि अनकॉन्शियसली क्रिएट किया और भुगत रहे हैं। अगर कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो अपने पूरे जीवन को आप जीवन के निर्माता हैं, अपने जीवन की फिल्म के डायरेक्टर हैं। बस ये शक्तियों को जानने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है हम अपनी शक्तियों को जागें, अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। कि जो मिजरी है उसमें भी इवॉल्व होने का वो अवसर ही छुपा होता है, लेकिन ये ऐसा अवसर, इसको मिस करने का कोई मौका नहीं है किसी के लिए भी। जो प्रश्न हो पूछें, मुझे तो आएंगे नहीं तो मैं अपने गुरु से पूछ के आपके सामने उनके उत्तर रख सकता हूँ। अगर कोई प्रश्न है कमेंट करें। ये कंप्लीट आपका डिसीजन है, आपकी फिल्म है, आप चाहते हो और ना चाहने का कारण क्या है? मुझे तो ये जीवन जैसा है क्या ऐसा चाहते हो आने वाली 10 जन्मों तक? यह आपको बहुत क्लियरली सोचना है। जो लोग आने वाले समय में इस एनर्जी के साथ हार्मोनिक नहीं हो पाएंगे, उसमें कुछ लोग को शरीर छोड़ना पड़ सकता है। ये कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है। जो भी लोग शरीर छोड़ेंगे उनको इमीडिएटली बॉडी मिल रही है और पुराने सारी भावों को हटाने के बाद। और कलेक्टिव इवेंट है, हमें अपनी कलेक्टिव चेतना से इस इवेंट को स्मूथ बनाना है। डर से हटकर प्रेम से अपनी पूरी सामर्थ्य और चेतना के स्तर से जितना हम कर सकते हैं। खुशी है कि मैं इस प्रोसेस और इस इवेंट का हिस्सा हूँ और आप सब इसके हिस्सा हैं और